चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, इनका नाम आप सब जानते हैं, इनका काम आप सब जानते हैं। सेल्फ मेड इंसान हैं, उनकी ज़िंदगी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और जवानों के लिए, नौजवानों के लिए बड़े सबक हैं, क्योंकि वो पैदा हुए थे जी 1952 में। लायलपुर जो था उसमें 70 की दिहाई में वो चले गए स्कॉटलैंड। वहाँ पर जाकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 80 की दिहाई के आगाज़ में फिर वो स्कॉटलैंड की सियासत में आ गए और अपनी जिद्दोजहद के ज़रिए बरतानिया के पहले मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट बने। बरतानवी सियासत में तवील अरसा गुजारा। उसके बाद 2013 में पाकिस्तान आने का फैसला किया। पाकिस्तानी सियासत में आए, मुख्तलिफ वेलफेयर के काम करते रहे और फिर उसके बाद गवर्नर के तौर पर भी, गवर्नर पंजाब के तौर पर भी उन्होंने काफ़ी काम किया। और अब वो यूं कह लीजिए कि अपनी सियासी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उनकी सियासी ज़िंदगी में चैप्टर्स बड़े हैं और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। अच्छा, उनके बेटे के हवाले से भी हम आपको बताएं कि साहिबजादे जो हैं उनके, अनस सरवर साहब, उनको भी हमने इंटरव्यू किया था अपने प्रोग्राम में और उन्होंने भी सियासत में अमली तौर पर कदम रखा हुआ है। वो भी बड़े इम्पैक्टफुल पाकिस्तान मतलब जिसको कहते हैं ना कि मुस्लिम पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी लीडर जो है वो स्कॉटलैंड की सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा करते रहते हैं। वो भी जीते वहां पर, इलेक्ट होकर वो भी मैदान में उतरे। उन्होंने जो अपनी सियासी ज़िंदगी का है उसका एक नया सफ़र शुरू किया, क्योंकि तहरीक इंसाफ से वो वाबस्ता थे, इमरान खान साहब के काफ़ी करीब थे। उसके बाद फिर इमरान खान साहब से उनकी कुछ दूरियां हुई, फिर उन्होंने खैरबाद कहा पार्टी को, फिर उसके बाद अब फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो काफ लीग की तरफ जाएंगे। ऑफिशियली उन्होंने ज्वाइन कर दी। बिल्कुल। और काफ लीग का सिलसिला ये कि काफ लीग भी डिवाइडेड है। एक काफ लीग जो अब काफ लीग है, जो काफ लीग है उसमें परवेज इलाही साहब और मोहम्मद इलाही साहब और उनके जो ग्रुप है उनका, वो तो उसमें है नहीं। तो काफ लीग जो रह गई है वो है चौधरी शुजात साहब और उनके जो रफका हैं जो सारे, बिल्कुल वो है वो। अब तो चौधरी शुजात साहब के साथ कैसे इनकी जो वेवलेंथ है वो बनेगी और क्या होगा और सियासत में वो क्या देख रहे हैं। सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सरवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और वेलकम करते हैं हम आपको शो में। सर, ये सिस्टम में मसला क्या है? हमारे पाकिस्तानी सियासत का बुनियादी मसला क्या है? हमारे सिस्टम का कैसे सही हो सकता है? उसका जी जो मैं निचोड़ निकाला है, 10 साल से ज़्यादा अरसे से मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ। हमारा सिस्टम ये है कि जो पर्सनैलिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, वो सिस्टम पर काबिज हो गए हैं, इंस्टीट्यूशंस बेबस हो गए हैं और ये बात सियासतदान समझने के लिए तैयार नहीं है कि अगर वो सिस्टम बना लें, जब हुकूमत में होते हैं तो उनकी प्रायोरिटीज़ और होती हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो फिर रिसीविंग एंड पे होते हैं तो फिर वो और बात करते हैं। तो जो लोग अपोजिशन में रह के सिस्टम की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो जब इक़्तिदार में आ जाएं तो उन चीज़ों पे अमल करें और पर्सनैलिटीज़ को अदारों से अलहदा कर लें, अदारों को मजबूत कर लें, अदारों को अपने फंक्शंस जो हैं वो करने दें और हुकूमत जो है वो लोगों को रिलीफ दे कि हेल्थ को कैसे ठीक करना है, एजुकेशन को ठीक कैसे करना है, गुर्बत को किस तरीके से ख़त्म करना है, बेरोज़गारी को किस तरीके से ख़त्म करना है। तो जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो सिर्फ एक ही उनकी मंजिल होती है, सोच होती है कि इक़्तिदार किस तरीके से हासिल करना है। इक़्तिदार हासिल करने के बाद क्या करना है, मंशूर भी दे देते हैं, मंशूर को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क जो है बेशुमार चैलेंजेस का शिकार है। तो सर, ये जो रुकावटें होती हैं वो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हर एक की नीयत भी बड़ी साफ है, प्लान भी बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन वो जो रुकावटें हैं वो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर हो गई या बाकी जो इदारे हैं उनके लेवल पर हो गई। कहीं ना कहीं रुकावटें, रोड़े अटकाना, रेड टेपिज्म, ये भी तो सारे मामलात हैं ना। कोई करना चाहे और वो ना कर पाए तो उसको इस चीज़ का बेनिफिट ऑफ डाउट आप देंगे कि वो करना चाहता था और वो ना हो सका? देखिए, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी अब पार्ट ऑफ सोल्यूशन की बजाय पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बन गई है। अगर कोई नेक नियति से काम भी करना चाहता है, आगे चीज़ों को लेके जाना चाहता है, तो ब्यूरोक्रेसी इतनी रुकावटें पैदा करती है कि वो काम नहीं हो सकता। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल ज़रूर दूंगा कि मेरी एक विजन थी कि मैं पंजाब को 5 साल के अरसे में जो है पीने का साफ पानी पहुंचा दूंगा। और मैंने हुकूमत से कहा कि अगर आप अपने बजट का सिर्फ 2-3% मुझे दे दें और बाकी मैं एनजीओ से बात करके मैं गारंटी करता हूं कि पूरे पंजाब को मैं पीने का साफ पानी दे दूं। आप यकीन माने कि एक आर्डिनेंस जो कि 24 घंटों में मंजूर होकर अथॉरिटी बन सकती थी,
इस ब्यूरोक्रेसी ने 1 साल जो है इसको नहीं बनने दिया, क्योंकि वो अपने हाथ से पावर जो है वो बाहर नहीं निकालना चाहते थे। फिर उसके बाद 6 महीने इन्होंने PC1 बनाने में लगा दिए। फिर बड़ी मुश्किलों से हमने 2 साल लगे हमें ये पंजाब आब पाक अथॉरिटी को जमीन पे लाने के लिए। और उसके बाद माशाल्लाह हमने बहुत ही कलील अरसे में बहुत ही शफाफियत के साथ 4-5 अरब रुपए के ठेके जो हैं दिए और तकरीबन 75 लाख लोगों को पीने का साफ पानी जो है हमने फ्राहम किया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी ने हर मोड़ पे रोड़े अटकाए कि हमने इस अथॉरिटी को कामयाब नहीं होने देना। लेकिन एक के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को चलाना है, ब्यूरोक्रेसी से काम लेना है, उनमें भी अगर विजन होगी तो फिर ही वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम आएगी। और मैं एक बात ये चैलेंज करता हूं कि आपको मालूम है कि जब मैं पाकिस्तान में आया था तो उस वक्त जो कमीशन रेट था, चाहे वो सड़कें बननी हैं, चाहे ब्रिजेस बनने हैं, वाटर स्कीमें बननी हैं, तो 10-15% जो था ये पाकिस्तान जब से बना है चलता आ रहा है। लेकिन अब बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि अब ओवर 50% जो है कमीशन जो है ये लोगों की जेबों में आता है, जो ठेके देते हैं उनकी जाता है। तो जब प्रोजेक्ट में आपका 50% जो है वो लोगों की जेबों में चला जाएगा, 50% प्रोजेक्ट पे लगेगा, तो फिर वो प्रोजेक्ट कैसे कामयाब होगा। और मैं ये बात चैलेंज करता हूं कि ये एक वाहिद अदारा है पंजाब आब पाक अथॉरिटी, जिसमें किसी ने 1 रुपए की मैंने ना किसी को रिश्वत लेने दी और इतनी ट्रांसपेरेंसी के काम किया कि जो काम 2 करोड़ में होता था वो मैंने 40 लाख रुपए में करवाया। ये कोई भी आके ऑर्डर करके इस चीज को चेक कर सकता है। तो ये मुमकिन है अगर एक टीम चाहिए। ऐसा बंदा तो बरतानिया वाली सियासत तो नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी को हम जो कमाल करते हैं सर। ना आप खाना है तो ना सानू खाने देना। नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना सर जो ये काम कर रहे हैं आप पाकिस्तान में। बस जी फिर ये अगर हुण मैं तुहानू एक गल करदा, हुण इस स्टेज ते गल पहुंच गई है कि साडे कोल हुण कर्जे मंग मंग के लोगों को तंग आ गए हैं। ये भीख मंगण वाले नूं औलाद भी तुहाडे को रोज आ जाए पैसे मंगण तो तुसीं उहनूं भी कहंदे नहीं भाई जाके अपने आप नूं ठीक कर, अपने खर्चे ठीक कर ते अपना काम चलाओ। ते हुण किन्नी देर मंगांगे, हुण पोजीशन आ गई है कि सानूं अपने आप नूं ठीक करना पैना है, हुण होर चॉइस नहीं हैगा। बिल्कुल जी, वो सर कहते ना गल विच और है सर, मसला ये है। अब आपका जो नया आगाज है सर, इसके बारे में जरा बताएं, कुछ इस पे रोशनी डालें। काफ लीग को आपने ज्वाइन किया और चौधरी शुजात वाले ग्रुप को आप उसका हिस्सा बने हैं, इसके बारे में जरा बताएं, क्या प्लान्स हैं आपके आगे के और कैसे क्यों इनको चूज किया आपने? जी बहुत, ये दोनों सवाल जो हैं आपके बहुत जबरदस्त सवाल हैं। पहली बात तो यह है कि मैंने क्योंकि बड़ी जमातें थी, आपको पता है कि बड़ी जमातें जो हैं इक़्तिदार में, तो शॉर्ट टर्म में बड़ी जमातों ने इक़्तिदार में आना है, तो मैंने क्यों फैसला किया कि मैं पहली बात तो ये मैं करेक्ट करना चाहता हूं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, ये काफ नहीं है। तो काफ का लफ्ज मैंने जिस दिन ज्वाइन किया पार्टी को, ये मैंने कहा है तमाम दोस्तों से कि इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहा जाए, क्योंकि इसी पार्टी ने जो है वो पाकिस्तान बनाया था और इंशाल्लाह यही पार्टी जो है पाकिस्तान बनाएगी। ये ओरिजिनल पार्टी है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। अच्छा बात यह है कि मेरे पास चौधरी शुजात साहब आज से 3-4 महीने पहले आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि देखें चौधरी साहब, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और वाकई में एक मिराज खालिद, एक और चौधरी शुजात, ये मेरे पाकिस्तान में फेवरेट सियासतदान हैं। और तो मैं उनको वैसे भी चौधरी शुजात के लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई चौधरी साहब, आपकी फैमिली का डिस्प्यूट है, मैं इस डिस्प्यूट में जो है शामिल नहीं होना चाहता। मैं समझता हूं कि मैं खानदानों में ताल्लुकात बेहतर कराने के लिए तो अपना किरदार अदा कर सकता हूं। तो उसके बाद जो है जब इलेक्शन कमीशन ने उनके हक में फैसला दिया तो फिर मेरे पास आया, तो फिर भी मैंने कहा कि नहीं, अभी मैं जो है मुश्किल है। लेकिन जिस दिन चौधरी परवेज अलाई ने फैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने का, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये स्ट्रेट स्वाप कर लें, परवेज अलाई साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ में चले जाएं और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आ जाऊं। और इसकी बड़ी वजह यह भी है, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं कि आई हैव डिस्कस्ड, दानश्वरों के साथ डिस्कस किया, मैंने जो एंकर्स हैं उनके साथ किया, मैंने
राइटर्स जो है उनके साथ किया, ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ किया। दो चीजें जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई, एक तो ये खुशी थी कि हर एक ने कहा कि चौधरी शुजात क्रेडिबल आदमी है, मुसाहलत पसंद है, चीज़ों को लोगों को जोड़ता है, तो उस पार्टी में वो नेचुरल आपका जगह जो है वो बनती है। दूसरा, जो लोग मुझे ये कह रहे थे कि अपनी पार्टी बनाओ, जितनी भी मेरी पिछले 6 महीनों में डिस्कशन हुई थी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, तो तकरीबन 90% लोगों की राय थी कि मैं अपनी पार्टी। उन्होंने कहा कि ये समझ लें कि आपकी सबसे पुरानी पार्टी भी है जिसने पाकिस्तान बनाया था, और ये एक नया स्टार्ट भी आपके लिए होगा। तो चैलेंज है, तो चैलेंज मैं अपनी जिंदगी में हमेशा लेता हूं। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं इस बात पे खुश इसलिए हूं कि अब डिसीजन मेकिंग जो है वो सालिक साहब के पास, तारिक बशीर, हम जमहूरी तरीके से अपने डिसीजन लेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो मेरा ख्वाब था कि पाकिस्तान में एक पार्टी हो जिसमें जमहूरियत हो, जिसमें फैसले जो हैं आपस में डिस्कशन के बाद हों, जिसमें जो टिकट देने हैं, ये आइडिया अभी तक मैं बाय नहीं कर सका, क्योंकि जिस मुल्क में मैंने सियासत की है वहां का जो काउंसलर का टिकट है या वहां पर एमपीए का टिकट है, एमएनए का टिकट है, तो वहां लोकल पार्टियां देती हैं, लोकल पार्टियां फैसले करती हैं, तो इसलिए वो लीडरशिप के मोहताज नहीं होते। तो इंशाल्लाह एक तो मैं जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, पार्टी के अंदर इलेक्शन है, वो बड़े ट्रांसपेरेंट होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस हैं, मिसाल के तौर पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से हम अपना डेट जो है उसकी रीपेमेंट कर सकते हैं, इंटरेस्ट दे सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा हमारा एग्रीकल्चर है, तीसरा हमारा माइनिंग है। मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर हम माइनिंग पे तवज्जो दे लें, तो एग्रीकल्चर पे तवज्जो दे दें, आईटी पे तवज्जो दे दें, एनर्जी का मसला हल कर लें, तो पाकिस्तान का बहुत ह्यूज पोटेंशियल। इंशाल्लाह मेरी पार्टी जो है ये प्रोग्राम देगी, हम बताएंगे कि ये हमारा लाएअमल है, इस तरीके से हम इसका राइट डेट जो है पे करेंगे, एग्रीकल्चर को इस तरीके से इंप्रूव करेंगे, एनर्जी मसाइल को इस तरीके से हल करेंगे। तो इंशाल्लाह एक पूरा प्रोग्राम देंगे, शैडो स्पोक्स पर्सन होंगे हमारे हेल्थ पे, एजुकेशन पे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसको मेरी एक ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश थी कि मैंने एक इंस्टीट्यूशन पार्टी को बनाना चाहता हूं, और इंशाल्लाह इसको हम इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। और मैं आपको सिर्फ एक मिसाल जरूर दूंगा कि मैं 3 इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान बनाने में इन्वॉल्व रहा हूं, और तीनों इंस्टीट्यूशन अब पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं। रेस्क्यू 1112 जो थी, वो जब हमारी ट्विनिंग हुई थी ग्लासगो के साथ लाहौर की, तो उससे जो आइडिया जो है जन्म लिया था, और इनकी रेस्क्यू 1112 की सारी ट्रेनिंग, इनकी वहां पे लॉजिंग, इनकी होटलिंग, इनकी ट्रैवलिंग, सारी चीज जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो अदा करती थी। ये सिर्फ किराया लेके जाके, और आज देख लें कि वो एक इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन बन गया है जिस पे आप फख्र कर सकते हैं। फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आज तक किसी जमात की कंट्रीब्यूशन 0 है। और मैंने ये शहबाज शरीफ साहब थे उस वक्त, तो उन्होंने उनसे और प्राइम मिनिस्टर से कह के पंजाब ओवरसीज कमीशन बनाया था, जिसमें कम से कम 40-50% लोगों को रिलीफ मिल रहा है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उनको रिकवर करके। तीसरा इंस्टीट्यूशन मैंने पंजाब आबे पाक अथॉरिटी बनाया है, और इंशाल्लाह वो भी इंस्टीट्यूशन जो चलेगा, लोगों को पीने का साफ पानी देगा। ये नहीं है कि आज हम फिल्ट्रेशन प्लांट लगाते हैं, स्कीमें लगाते हैं, 2 महीने के बाद बंद हो जाती। तो मेरा इस बात पे बिलीव है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मैं एक इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा, और एक रोल मॉडल होगा दूसरी पार्टियों के लिए कि किस तरीके से सियासी पार्टियां यूरोप में फंक्शन करती हैं, किस तरीके से वो कामयाब हैं। और खासकर पाकिस्तान में देखें, एक सबसे बड़ा इशू हमारा पाकिस्तान में है, आप आज भी आप देख लें जी, आज भी पाकिस्तान में देख लें कि कारकुन जो है वो कुर्बानी देता है। हाँ बिल्कुल, कारकुन की सतह पर सियासत जब होगी सही तरीके से, तो फिर उसका इम्पैक्ट अलग होगा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि आपने सबसे मशवरा किया, दानिश्वरों से भी, राइटर्स से भी, एंकर्स से भी, तो परवीन साहिबा से भी मशवरा किया था आपने? जी, मेरी फैमिली जो है पहले तो मेरे यूनानिमस थी कि उनकी तो राय एक थी कि क्विट पॉलिटिक्स, इज्जत 5.5 साल में इज्जत बची रही है, तो अब आखिर में इज्जत ना खराब कर लेना वो। लेकिन जब ये अपना आया है तो फिर फैमिली ने पूरा इसमें सपोर्ट किया है कि ठीक है, ये एक नई, समझ लें कि पुरानी पार्टी भी है, नई भी है, इसमें आपको मौका मिलेगा कि आप पार्टी को लीड करेंगे और एक अपना जो है लेगेसी जो है वो। सरवर साहब कि यहाँ पर तो
यहाँ पर सियासत में कोई हरफ आखिर तो होता नहीं है, हर जगह कोई ना कोई यू टर्न कहीं ना कहीं हर पार्टी ही लेती रहती है। तो ये ना हो कहीं फ्यूचर में कि परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात वगैरह साहब जो हैं उनकी जरा पैचअप हो जाए, दोस्ती यारी दोबारा जरा बहाल हो जाए और चौधरी शुजात साहब वगैरह भी जो है वो भी पीटीआई की तरफ माइल हो जाए, तो फिर क्या होगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये मेरी उनके साथ ये है अंडरटेकिंग है। एक चौधरी शुजात ऑनरेबल है, ना हम मुस्लिम लीग नून में जाएंगे ना हम पीटीआई में जाएंगे। हमारी पार्टी जो है इंशाल्लाह ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है यही रहेगी और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में सालों में ये एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, जिसमें वर्कर को इज्जत दी जाएगी, जिसमें मिडिल क्लासेस को इज्जत दी जाएगी, जिसमें ग्रास रूट पॉलिटिक्स के लोग जो ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग लोग हैं उनको आगे लाया जाएगा। और इसमें कारकुन जो हैं सिर्फ दरियां बिछाने के लिए, नारे बनाने के लिए, लीडरों की प्रोटेक्शन करने के लिए और उनको जो है जेलों में जाने के लिए नहीं होंगे। इस पार्टी में हमारे जो बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, उनको इज्जत देंगे और वो फैसले जो हैं अपने फैसले खुद करेंगे। सही है, अच्छा है। अब एक चीज सिर्फ मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो आज और कल के जो मामलात आपने देखे, पंजाब पुलिस, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और सारा ये जो मामला चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ज़ाहिर है एक बहुत ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसको हम इनकरेज करें कि जी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है ये, लेकिन दोनों तरफ के मामलात कुछ अजीब से ही लग रहे हैं। देखें, मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही मायूस कुन और अफसोसनाक सूरत हाल है और ये बड़ा कम्प्लेक्स इशू है, इसका आसान जवाब भी नहीं है। एक बात तो यह है कि अगर मैं खान साहब की जो पॉलिसियां हैं उनसे एग्री करता तो आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होता। मैं समझता हूं कि बहुत से गलत वहां पर फैसले होते हैं, बहुत से नादान मशीर हैं जिसकी वजह से पार्टी को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से मुल्क को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे अदारों को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो एक तो बात मैं ये कहना, दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसमें भी क्योंकि जो कानून की हुक्मरानी है, अगर बड़े लोग कानून पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर छोटे लोग जो हैं वो कैसे करेंगे। और खान साहब तो हमेशा ये कहते हैं कि अमीर गरीब ताकतवर कमजोर के लिए एक कानून होना चाहिए। ये तो एक इशू है कि जो मैं समझता हूं कि हमें अदालतों का एहतराम करना चाहिए। और मैं ये भी समझता हूं कि ये जो अदालतें हैं, ये मैं ये तो नहीं कहता कि इमरान खान अदालतों के लाडले हैं जिस तरीके से हुकूमत जो है कह रही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अदालतें जहाँ जहाँ रिलीफ पॉसिबल है वो इमरान खान को और उनकी पार्टी की लीडरशिप को रिलीफ जो है वो दे रही है। और आपको मालूम है कि जब जो तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो राना सनाउल्लाह का केस एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया जाता है कि उनको भी कई महीनों रिलीफ अदालतों से नहीं मिला था। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी बात पे सिंपैथेटिक हूं कि देखें खान साहब पे कातलाना हमला हुआ है, उनकी लाइफ को रियल थ्रेट है और ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको किसी तरीके से भी ऐसी सूरत हाल में एक्सपोज ना करें जिससे उनकी जान जो है उसको खतरा जो है वो लाहक हो। और दूसरा ये भी है कि उनके खिलाफ जो है दर्जनों मुकदमात जो हैं, मेरा ख्याल अब तक 76 मुकदमात हो चुके हैं। तो इतने मुकदमात में अदालतों में पेश होना, खासकर जब उसको डेथ थ्रेट हो, वो भी आसान नहीं है। तो मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से सियासी सूझबूझ और हिकमत अमली की पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में मैं समझता हूं कि दोनों तरफों से ये देखें, ये नफरत की सियासत हमें ख़त्म करनी है, ये दुश्मनी की सियासत ख़त्म करनी है। ये हमारा मुल्क है। जो बच्चे जख्मी हुए हैं, जो बच्चे जेलों में गए हैं या जो पुलिस वालों को जो है कंकरियां मार के जख्मी किया गया है, वो भी अपनी पुलिस फोर्स है। अगर वो भी अपने हैं, अगर हम लॉ इन्फोर्सिंग जो अथॉरिटीज हैं उन पे हम जो है उन पे हमले शुरू कर देंगे तो ये भी मैं समझता हूं कि मुल्क के जो है अच्छी बात। दूसरी बात मैं एक बात मैं बहुत जरूरी करना चाहूँ, हाँ मैं इलेक्शन की बात की उसी तरफ मैं आ रहा हूं। मैं ये बहुत अच्छा सवाल किया आप। देखें बात यह है कि ये जो आखिरी मिनट है हमारे पास, ये जो लड़ाई झगड़ा है जी, हाँ जी, मैं इसी पे बात कर रहा हूं। ये जो लड़ाई झगड़ा है, अफरा तफरी है, इससे इलेक्शन दूर होंगे, नजदीक नहीं होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है
इतने घंटों में उनको रेंजर्स बुलानी पड़ी है, तो कल को किस तरीके से अगर रेंजर्स नहीं होगी, वहां पे फौज नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी, तो अमनो अमान की सूरत हाल कैसे रखी जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये खान साहब के इंटरेस्ट में है कि हर वो फैसला करें जिससे जो है लड़ाई झगड़ा कम हो, ताकि इलेक्शन जो है वो यकीनी बना सकें। इस किस्म की अफरा तफरी से, इस किस्म की जंग से तो इलेक्शन जो है वो जाहिर है कि कानून नाफिज करने वाले अदारों ने जो है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, तो वो कैसे होगा अगर हम ये तासर देंगे कि ये मुल्क में ये एक जगह पे झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, तो उससे नुकसान होगा जमहूरियत। सही है, लेकिन चौधरी साहब वो ये भी कहते हैं कि हमें दफा 144 लगा के इलेक्शन कैंपेन से रोक देते हैं जब इलेक्शन स्केड्यूल आया हुआ है, तो ये भी एक है पॉइंट। नहीं, पॉइंट तो ये सारे ही हैं। पहली बात तो यह है कि मैं तो जाती तौर पर समझता हूं कि इन सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए, अदारों को भी बैठना चाहिए, जुडिशरी जो है उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए कि मुल्क में देखें इलेक्शन जो हैं ड्यू हैं अक्टूबर में। लेट्स से अगर अक्टूबर में नहीं होते, जुलाई में हो जाते हैं, तो कौन सा तूफान आ जाएगा, 2 महीने पहले हो जाएंगे। तो अगर 2 महीने पहले ये पंजाब के इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन मेरी आज भी मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क में चारों सूबों में मरकज में इलेक्शन एक दिन हो जाने चाहिए, चाहे पीडीएम वाले कुछ सेक्रीफाइस करके थोड़ा सा पीछे ले जाएं और कुछ हमारे ये तहरीक इंसाफ वाले, तो इलेक्शन अगर, वरना एक ऐसी कंट्रोवर्सी चलेगी कि दोबारा फिर यहां पर इलेक्शन फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन का तस्वर जो है वो खत्म हो जाएगा। जब सूबे में एक हुकूमत होगी, मरकज का इलेक्शन होगा, तो ये वाकई बड़ी अहम बात है कि दोनों को थोड़ा बहुत लेके जा रहे हैं, एक दूसरे को मार्जिन देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हो रही थी।